हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रितु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो आज हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट हिंदी प्रीवियस ईयर्स का। तो 2 पार्ट्स मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। तो उसमें मैंने दिसंबर 2019 के आपके दोनों पेपर के सॉल्व कराए थे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। तो आज हम करेंगे जुलाई 2019 का पेपर फर्स्ट, लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी। और लैंग्वेज सेकंड वाले भी इसे देख सकते हैं जिसकी हिंदी लैंग्वेज है, क्योंकि थोड़ा बहुत ही अंतर होगा हिंदी लैंग्वेज का फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज में। फर्स्ट लैंग्वेज में थोड़ा स्टैंडर्ड ज़्यादा रहता है हिंदी का या किसी भी लैंग्वेज का जो फर्स्ट लैंग्वेज होगी उसमें स्टैंडर्ड थोड़ा अप रहता है, क्योंकि वो एक तरह से मदर टंग वाले लेते हैं फर्स्ट लैंग्वेज जो भी लेते हैं, तो उसमें अच्छी पकड़ होनी चाहिए। यही आंकने के लिए इसका स्टैंडर्ड थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। सबसे पहले सॉल्व करेंगे पैराग्राफ को। देख लेते हैं पैराग्राफ में। सबसे पहले क्वेश्चंस देखेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस के लिए हमें पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हम सबसे पहले क्वेश्चंस ही पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ऐसे विचार सज्जन मनुष्य के अंतर्मन में सदा उठते रहते हैं। तो इसमें एरर फाइंड आउट करना है, कौन से पार्ट में एरर है। तो अगर हम पैराग्राफ के अकॉर्डिंग देखें तो इसका ये वाली लाइन पैराग्राफ में दी हुई है और एज इट इज़ दी हुई है, तो हमें एरर का कैसे पता चलेगा। लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो सीटेट वालों ने इसमें आंसर माना है आपका फर्स्ट ऑप्शन। पार्ट में तो होगा ख सज्जन मनुष्य के, ये वाला एरर होगा। अगर ऑप्शन पर जाए तो फर्स्ट होगा। और एरर क्यों है, अगर मैं अपनी बात करूँ मेरे अकॉर्डिंग ये है कि इसमें सज्जन मनुष्य एक साथ हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि सज्जन मनुष्यों के लिए ही यूज़ होता है। तो हम मनुष्यों का यूज़ ना करके हम सज्जनों यूज़ करेंगे इसमें। तो ऐसे विचार सज्जनों के अंतर्मन में सदा उठते रहते हैं, तो इसका आंसर होगा ये। और देखा जाए तो पैराग्राफ में आपकी यही लाइन दी हुई है, पैराग्राफ के अकॉर्डिंग तो नो एरर है इसमें, लेकिन आंसर इसका यही माना गया है। तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है ये क्यों माना गया है ये आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शेष शब्दों से भिन्न शब्द पहचानिए। तो इसमें भिन्न शब्द आपको पहचानना है। अगर आप इनका अर्थ जानते होंगे, मतलब इनका मीनिंग जानते होंगे, तो आप इसको ईज़िली कर पाएंगे। तो अगर आप देखें तो इसमें कुछ अलग लग रहा है ये, और ये क्यों अलग है। सद का जो इसमें उपसर्ग यूज़ हुआ है, सद उपसर्ग मतलब होता है जो किसी शब्द के स्टार्टिंग में जोड़े जाते हैं। तो इसमें सद उपसर्ग का यूज़ हुआ है, और सद का मतलब होता है अच्छा। तो सदगति मतलब होता है अच्छी हालत, सत्कर्म होता है, तो इसमें भी सत का मतलब अच्छा ही होगा, सत्कर्म होगा अच्छे गुण, तो दोनों में अच्छा ही आ रहा है। ऐसे ही सद्गुण मतलब अच्छे गुण। तो इट मीन्स इसमें जो हमारा उपसर्ग यूज़ हुआ है उनका एक ही अर्थ निकल रहा है, लेकिन जो सत्यवादी है, सत्यवादी का अर्थ निकल रहा है सत्य बोलने वाला, तो ये कुछ अलग हो गया है बिल्कुल। तो ये भिन्न हो गया है शब्द, तो यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निस्वार्थ शब्द का उपयुक्त विपरीतार्थी शब्द है। तो निस्वार्थ मतलब किसी स्वार्थ के बिना, और तो इसका ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा, अपोजिट क्या होगा। तो जो स्वार्थ सहित हो, मतलब स्वार्थ हो या स्वार्थी हो, तो इसमें स्वार्थ तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसमें दिया हुआ है स्वार्थी, तो आंसर हो जाएगा स्वार्थी। अब आप देख सकते हैं कुछ क्वेश्चंस आपके बिना पैराग्राफ के ही सॉल्व हो रहे हैं।
तो इसीलिए उसमें टाइम वेस्ट है। अगर आप पहले ही पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो जब ज़रूरत हो तभी आप पैराग्राफ को पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठांश में प्रयुक्त आध्यात्मिकता शब्द किन उपसर्ग और प्रत्ययों से बना है? तो मतलब इसमें उपसर्ग और प्रत्यय यूज़ हुए हैं और 2 से ज़्यादा यूज़ हुए हैं। उपसर्ग हमारा स्टार्टिंग में लगता है, प्रत्यय हमारा लास्ट में लगता है। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शंस में हमारे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। वैसे तो मैं उपसर्ग प्रत्यय डिटेल में कराऊंगी, लेकिन इसमें भी थोड़ा आइडिया दे देती हूँ। तो किसी शब्द में क्या होता है, हमारे 2-3 उपसर्ग लग जाते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय 2 से ज़्यादा यूज़ हो जाते हैं। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही है। तो अगर बात करें आध्यात्मिकता की, तो आध्यात्मिकता में उपसर्ग तो होगा आपका अधि। तो अधि हमारा कौन से ऑप्शन में है? तो सिर्फ हमारा 4th ऑप्शन में है ये अधि। और इसके बाद प्रत्यय जो लगे हैं, प्रत्यय लगे हैं आपके 2। एक तो हो गया इक और एक हो गया ता। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 2 प्रत्यय लगे हैं इसमें और एक लगा है उपसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते रहेंगे जो। तो अब आई पैराग्राफ की बात। तो अब हमें ये आंसर पैराग्राफ में ही ढूंढना होगा इसका। तो ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते रहेंगे, कैसे? तो ये कीवर्ड हमें मिल गया है, ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते रहेंगे। तो अगर मैं बात करूँ, मुझे ये दिख गया है यहीं पर। तो इस धरा पर स्थायी रूप से नहीं रहने पर भी ऐसे परिहितकारी कालांतर तक पूजे जाते रहेंगे। तो पूजे जाते रहेंगे ही बात हो रही, लेकिन किसकी बात हो रही है? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। तो अपने निस्वार्थ व्यक्तित्व और परहित कर्मों के बल पर हमेशा के लिए मानवीय जीवन हेतु प्रेरणा बन सकते हैं। अनुपम मनुष्य जीवन को सद्गति प्रदान करने के लिए विचार नया नहीं है। ऐसे विचार सज्जन मनुष्यों के अंतर मन में सदा उठते रहे हैं। इन्हें अपनाकर वे दुनिया में अमर भी हो गए। इस धरा पर स्थायी रूप से नहीं रहने पर भी वे ऐसे परहितकारी कालांतर तक पूजे जाते रहेंगे। अब देख लेते हैं ऑप्शन में हम किसमें क्या क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं। अच्छा, तो इसमें बात हो रही थी परहित की। तो अगर आप देखें ऑप्शन में परहित किस में है? परहित हमारा इसी में है। तो धरती पर स्थायी रूप से नहीं रहे। तो स्थायी रूप से जो नहीं रहे, ऐसे तो बहुत लोग हैं, लेकिन हम सबको थोड़ी पूछते हैं, नहीं पूछते ना। जो कुछ खास काम करके गए हैं उनको हम पूछते हैं आज भी। आनंद में जीवन जीते रहे, ऐसे लोग भी गायब हो जाते हैं। कुछ दिन बाद लोग भूल जाते हैं उन्हें। अमूल्य मानव जीवन में श्रेष्ठ शिक्षक रहे, सिर्फ शिक्षक को याद नहीं किया जाता। जो भी मतलब सेवक वृत्ति अपनाकर परहित करते रहे, जो परहित करते रहे, उनको ही याद किया जाता है। तो ये भी एक लिमिटेड ऑप्शन हो गया, क्योंकि सिर्फ शिक्षक ही नहीं है वो लोग, वो अलग अलग फील्ड से हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1st ऑप्शन। तो 96 है, कठोर सत्य किसे कहा गया है? तो ये भी पैराग्राफ में ही होगा। एक बार देख लेते हैं। स्टार्टिंग से देख लेते हैं। ये है आपका, मानव के मर्म स्थल में परोपकार और त्याग सद्गुणों की जागृति भी हो सकती है। जब अपने तुच्छ भौतिक जीवन को नगण्य समझकर उत्साह उमंग के साथ दूसरों की सेवा शुश्रूषा तथा सत्कार करता है। कठोर सत्य है, यह कठोर सत्य है। ये कीवर्ड मिल गया है। इसी तरह कीवर्ड्स आपको फाइंड आउट करने हैं। तो कठोर सत्य ही हमसे पूछा है। हम भौतिक रूप में इस संसार में सीमित अवधि तक ही रहेंगे। तो हम भौतिक संसार में सीमित अवधि तक रहेंगे, ये कठोर सत्य है। तो इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें देखिए कुछ शब्दों का कुछ हेर फेर है, मतलब एग्जैक्ट नहीं दिया है। भौतिक संसार की तुच्छता, ये भी नहीं होगा। भौतिक शरीर की नश्वरता,
तो ये सही होगा, क्योंकि मरना सभी को एक दिन, तो वो उसमें भी कुछ इस तरह घुमा फिरा कर दिया हुआ था। तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा दूसरा। ये भी रॉन्ग होगा, ये भी रॉन्ग होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है, निर्बल भावनाओं पर विजय पाने के लिए क्या किए जाने की आवश्यकता बताई गई है। निर्बल भावनाओं के लिए हम देख लेते हैं, निर्बल भावनाएं, ये कीवर्ड हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से पढ़ लेते हैं, एक सेकंड फिर से देख लेती हूँ मैं। निर्बल भावनाओं पर विजय पाने के लिए क्या करना होगा हमें। मानव के मर्म स्थल में परोपकार और त्याग से सद्गुणों की जागृति तभी हो सकती है। वह अपने तुच्छ भौतिक जीवन को नगण्य समझकर सौमंग के साथ दूसरों की सेवा, शुश्रूषा तथा सत्कार करता है। कठोर सत्य है, हम भौतिक रूप में इस संसार में सीमित अवधि तक रहेंगे। हमारी मृत्यु के बाद निकट संबंधी, मित्र, बंधु बांधव जीवन भर हमारे लिए शोकाकुल और प्रेमाकुल भी नहीं रहेंगे। तो ये बिल्कुल सच है कि हर कोई हमारे लिए हमेशा शोक नहीं मनाएगा, कुछ दिन बाद भूल जाएंगे। तो दुख मिश्रित इस निर्मल भावना पर विजय पाने के लिए, हाँ तो यही था हमारा क्वेश्चन। निर्मल भावना पर विजय पाने के लिए क्या करना है। हमारे अंतर्मन में एक विचार उठता है, क्यों ना हम अपने सत्कर्मों और सद्गुणों का प्रकाश फैलाकर सदा सदा के लिए अमर हो जाएं। तो सत्कर्मों और सद्गुणों का प्रकाश फैलाना, कुछ ऐसा है इसमें। हाँ, तो सद्गुण या सत्कर्म का मतलब है अच्छे कर्म। सत्कर्म मतलब अच्छे कर्म। तो आप ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, क्योंकि अमर हो जाना, अमर तो हमारे अच्छे कर्मों से ही हम होंगे, तो ये तो होगा नहीं, विजय पाने के लिए भी नहीं। ऐसी भावना को मन में ना आने देना, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो फर्स्ट इज करेक्ट। तो हमारा जीवन सदा प्रेरणा बन सकता है यदि हम, तो इसमें ओबियस सी बात है, निस्वार्थ भाव से, इसका तो आप ऐसे ही आंसर कर सकते हैं, निस्वार्थ भाव से परोपकार करें। तो परोपकार की ही बात हो रही है इसमें। सबको प्रेरित करना नहीं दिया हुआ है इसमें, प्रचार प्रसार भी नहीं दिया हुआ है। तो पैसेज के अकॉर्डिंग तो हमारा निस्वार्थ भाव से परोपकार करे ही दिया हुआ है। तो धर्म के आचरण का उद्देश्य है अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, आध्यात्मिकता की शिक्षा प्रदान करना, अच्छे कर्मों और गुणों का प्रकाश फैलाना। जैसा कि हमने अभी पढ़ा था, तो इसके लिए अब दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने ये लाइन पढ़ी थी अभी कि धर्म के आचरण का उद्देश्य क्या है, अच्छे कर्मों और गुणों का प्रकाश फैलाना। तो ये ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट पैसेज आ गया है आपका, ये है आपका काव्यांश से। तो एक तो आपका काव्यांश आता है और एक आता है गद्यांश, पोयम और पैसेज। ये 2 टाइप के पैसेज आते हैं आपके। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पद तल से। कथन में तूफान का भाव है। तो तूफान की अगर बात करें तो यहाँ पर जो हमारा इसमें यूज़ हुआ है, सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पद तल से, आज झुके कुछ टकरा कर तो कल लगते फिर जगह से। तो ये इसमें देखिए आक्रमण तो होगा नहीं, इसमें कठिनाइयाँ ही होगा, क्यों कठिनाइयों की ही बात हो रही है। लड़ाइयाँ तो नहीं होगा, आक्रमण भी नहीं होगा, आदिया भी नहीं होगा। तो सिर्फ कठिनाइयों की ही बात की जा रही है यहाँ, इनडायरेक्टली, जो क्लियर ना कहकर इनडायरेक्टली कहा गया है। तो इसमें आंसर हो जाए कठिनाइयाँ। तो पोयम में थोड़ा मुश्किल होता है अर्थ को समझना, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो कर पाएंगे। तो ये है, अंडमान से कश्मीर है भारत में। तो क्या है ये, अगर हम पोयम देखें तो पोयम में दिया हुआ है, अंडमान से कश्मीर भले ही दूर दिखाई दे कितना, पर हर प्रांत जुड़ा है अपना अगणित कोमल धागों से। तो दूर की बात हो रही है, तो यहाँ पर आएगा बलिदानी तो होगा नहीं, दूरस्थ राज्य हो जाएगा आपका आंसर। दूर है तो मतलब दूरस्थ, निकट नहीं है, क्रांतिकारी नहीं है, बलिदानी भी नहीं है। अगर एलिमिनेशन के थ्रू करें तो भी आप आंसर निकाल लेंगे। फिर है, हम भारतीय जिधर भी अपने कदम बढ़ाते हैं वहाँ।
तो वहाँ क्या होता है, अगर पैसेज में देखें, जिस ओर बढ़ाए पग हमने, हो गई उधर भू नव मंगल। तो हमने जब जिधर भी पग बढ़ाए मतलब वही है, हमने जिधर भी कदम बढ़ाए, हो गई उधर भू नव मंगल। मंगल मतलब क्या होता है, मंगल मतलब होता है शुभ कार्य। तो शुभ कार्य हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि स्वतंत्र नहीं दिया हुआ है, ना शांति दिया हुआ है, ना क्रांति दिया हुआ है, क्योंकि जहाँ भी हम अपने कदम बढ़ाएंगे वहाँ क्या होगा, शुभ कार्य होगा। इसके बाद है पैर शब्द का समानार्थी नहीं है। तो पैर शब्द का समानार्थी पग भी होता है, पद भी होता है, चरण भी होगा, और नव नहीं होगा। नव मतलब होता है नया। कविता के अनुसार विविधताओं के बीच भी हम एक हैं, क्योंकि हम सबसे पहले क्या हैं, हम सबसे पहले भारतीय हैं। और ये आपने पहले भी सुना होगा, तो इसके लिए पोएम में भी इसी की तरह की बात हो रही है। एक बार चाहें तो आप देख लीजिए, क्योंकि ये दिया हुआ इसमें, विविध प्रांत है अपनी अपनी भाषा के अभिमानी हम, पर इन सबसे पहले दुनिया वालों हिंदुस्तानी हम। तो हमें पैसेज के अकॉर्डिंग आंसर करना होता है, तो इसमें आ गया हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी मतलब भारतीय। तो 1 करेक्ट हो जाएगा। तो समास की दृष्टि से शेष से भिन्न पद है। पैसेज में सारे दिए हुए हैं ये आपके, रहन सहन भी है, खान पान भी है, मिलना जुलना अपनी अपनी। तो अगर बात की जाए इनकी, तो रहन और सहन, इसमें कंजक्शन का यूज़ होगा और का। तो कंजक्शन और का यूज़ होगा इसमें। खान और पान, मिलना और जुलना, अपनी और अपनी, अपनी और अपनी तो होगा नहीं, तो यही हमारा ओड हो जाएगा, सबसे अलग हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये सभी कंजक्शन के थ्रू जुड़ रहे हैं। कंजक्शन क्या है, और। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आ गए आपके पेडागोजी के क्वेश्चंस। हमारा कंटेंट बेस्ड हो चुका है, 15 क्वेश्चन हो गए हैं, अब 15 क्वेश्चन पेडागोजी के। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? तो एक ऑप्शन है आपका जांच सूची, प्रश्नावली, पोर्टफोलियो, लिखित परीक्षा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा पोर्टफोलियो, क्योंकि पोर्टफोलियो के थ्रू ही क्रमिक प्रगति का पता चलता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है अर्थ, क्योंकि पढ़ते वक्त अगर हम अर्थ ग्रहण नहीं करेंगे तो उस पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अर्थ सबसे महत्वपूर्ण है। बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो लिखना सिखाने के लिए विचारों की अभिव्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सब तो बाद में भी हो जाएगा। वर्तनी की शुद्धता भी वो बाद में सीख सकता है, लेकिन सबसे पहले वो विचारों की अभिव्यक्ति करना सीखेगा। विचारों की अभिव्यक्ति किस प्रकार की जाती है। प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? तो इसमें होगा भाषा की विभिन्न रंगतें। तो भाषा के जो विभिन्न रूप हैं उनके लिए वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे पाठ्य पुस्तक के निर्माण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को। तो मातृभाषा प्रयोग बहुभाषिक कक्षा में, बहुभाषिक मतलब जिसमें बहुत सारी भाषाएं हों जिस कक्षा में। तो इसमें क्या होगा, तो मातृभाषा के प्रयोग को क्या किया जाना चाहिए, स्वीकार किया जाना चाहिए, बिल्कुल स्वीकार किया जाना चाहिए। अधिक महत्व नहीं देना चाहिए, ये रॉन्ग होगा। अनदेखा भी नहीं होगा, ये नेगेटिव आंसर होता है, अनदेखा करना, अस्वीकार करना, तो ये होगा नहीं बिल्कुल भी। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो क्या महत्वपूर्ण है, भाषा का समृद्ध परिवेश। तो ये है क्योंकि समृद्ध परिवेश नहीं होगा, आसपास का माहौल ऐसा नहीं होगा
तो भाषा सीखने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आएगी, सही से नहीं सीख पाएगा बच्चा। तो समृद्ध परिवेश होना बहुत ज़रूरी है भाषा के लिए, क्योंकि जिस भी लैंग्वेज को हम सीखना चाहते हैं उसके लिए हमें वो माहौल नहीं मिलेगा बोलने के लिए, तो हम नहीं बोल पाएंगे। तो अगर आप देखें तो मैंने अभी तक ये नोटिस किया है, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं, अभी मैंने दिसंबर का जो फर्स्ट पेपर कराया था मैंने हिंदी का अभी 1-2 दिन पहले, तो उसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो बिल्कुल देखिए इसी पर आधारित हैं। ये अर्थ वाला भी, पढ़ने की प्रक्रिया वाला भी इसमें आया था, थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा चेंज कर देते हैं, लेकिन टॉपिक अगर आप देखें तो यही है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का यही रोल है। अगर किसी ने ये जुलाई वाला पेपर सॉल्व किया होगा दिसंबर वाला पेपर देने से पहले, तो उसका काफ़ी काम आसान हो गया होगा। तो हो सकता है आपके लिए भी इसमें से कुछ क्वेश्चंस इस एज इट इज़ पूछ लिए जाएँ, तो इसलिए प्रीवियस ईयर्स को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। और पेडागोजी वो ज़्यादा कहाँ से पूछ लेंगे, टॉपिक तो वही होंगे ना उनके पास, घुमा फिरा के उन्हीं से पूछेंगे। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर आपको करने ही करने हैं। तो भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित होते हैं, बिल्कुल संबंधित होते हैं एक दूसरे से, एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते, किसी भी तरह से अर्जित किए जा सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ज़रूरी नहीं है एक ही क्रम में अर्जित किए जाएंगे। भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं, तो एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं, इसका मतलब क्या है, ये आंसर को सीमित कर रहा है। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर एक ही डायरेक्शन में कोई भी आंसर जाता है, कि अब इन्होंने कहा है एक क्रम में ही सीखा जा सकता है, एक क्रम में कैसे, मतलब जैसे LSRW है ये, तो ये लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना है कि ये एक ही क्रम में सीखे जाएंगे। कोई इंसान पहले लिसनिंग के बाद रीडिंग कर सकता है और स्पीकिंग बाद में कर सकता है, या फिर राइटिंग पहले कर सकता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही क्रम में सीखे जाएंगे। आप प्रेफर किया जाता है कि इस तरह से सीखी जाती है भाषा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसी क्रम में सीखी जाएगी, इसी क्रम में ये सीखे जाएंगे कौशल। तो भाषा, तो हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड, क्योंकि ये नहीं है, इसलिए ये वाला आंसर हो जाएगा हमारा, क्योंकि इसमें नहीं पूछा है। तो सही कौन सा नहीं है, तो तीसरा वाला ऑप्शन सही नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? तो कौन सा उचित नहीं है? अगर पहले की बात करें तो त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता। तो त्रुटियाँ मतलब गलती, तो अगर गलती करेगा बच्चा तो उसका मतलब क्या है कि भाषा अज्ञानता है उसके अंदर, मतलब उसे भाषा का ज्ञान ही नहीं है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो गलत है, तो इसलिए ये वाला हमारा सही है। क्योंकि बाकी अगर हम ऑप्शन देखें, त्रुटियाँ बच्चों की मदद का मार्ग तय करती हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि वो त्रुटियाँ करेंगे फिर उनके वो नज़र में आएगी, फिर वो आगे और सीख सही करेंगे, उसे गलती नहीं करेंगे, उस गलती को दोबारा नहीं करेंगे। त्रुटि का अर्थ नहीं है शिक्षक में कमी, बिल्कुल त्रुटि का ये अर्थ नहीं है कि शिक्षा में कोई कमी है। त्रुटियाँ तो सीखने का एक पड़ाव है, जैसे कि त्रुटियाँ सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव है, ये बिल्कुल बात सही है। तो वो सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव है, और जबकि जो लोग एक्सपर्ट भी होते हैं ना, वो भी त्रुटियाँ करते हैं, ऐसा ज़रूर नहीं है कि उनसे त्रुटियाँ नहीं होती हैं, गलती नहीं होती है। तो हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही कौन सा होगा? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। तो उचित नहीं पूछा है, तो उचित यही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है? भाषा का आकलन अगर हमें करना है तो बच्चे को हमें क्या बोलना होगा? तो ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए। अगर हम उसे बोलेंगे कि बच्चे से कि अपनी भाषा में ईदगाह कहानी को सुनाइए, तो वो अपने पास से ही शब्दों का प्रयोग करेगा, तो वो उसकी भाषा में मदद करेगा और हमें पता चलेगा कि उसने कितनी भाषा सीख ली है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो अगर हम क्या ख़रीदा बोलेंगे तो इसमें तो ज़्यादा उसका विकास नहीं होगा, ज़्यादा उसका आकलन नहीं होगा भाषा, क्योंकि वो जो उसने ख़रीदा है वो बता देगा फटाफट से, मुख्य घटनाएं भी बता देगा फटाफट से, और मुख्य पात्र का नाम भी फटाफट से बता देगा। लेकिन अगर अपनी भाषा में सुनाने को बोलेंगे तो इससे ज़्यादा विस्तार से वो बता पाएगा अपनी बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता तो कैसी होती है? ये अनुकरणीय,
अनुकरण वैसे करते हैं बच्चे, लेकिन भाषा सीखने के लिए, लेकिन इसमें अप्रोप्रिएट आंसर हमें ढूंढना होगा। बिल्कुल भी नहीं होती है, ये तो होगा नहीं। जन्मजात होती है, सीखने की क्षमता की बात हो रही है, तो जब जन्मजाति ही होती है, जन्मजात होती है। जैसा कि नोम चॉम्स्की ने कहा है कि किसी भी बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता जो होती है जन्मजात होती है। जैसा कि बच्चे का एक एज टाइम पीरियड पूरा होता है, तो वो उसके बाद में ये शब्द बोलना शुरू कर देता है, तो इसका मतलब उसमें जन्मजाति ये क्वालिटीज़ होती हैं। कुछ क्वेश्चंस में हमें ये पेडागोजी वाले कुछ क्वेश्चंस में हमें बिल्कुल ज़्यादा अच्छा आंसर ढूंढना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर ढूंढना होता है। अगर हम देखें तो इसमें हमें ये 2 ऑप्शन भी सही लग सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सही क्या है, जन्मजात होती है, क्योंकि ये नोम चॉम्स्की ने भी कहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ना, कोई भी लैंग्वेज, आप भी कोई नई लैंग्वेज सीखेंगे तो उसमें सबसे पहले ज़रूरी होगा बातचीत करना। बातचीत नहीं करेंगे तो आप उसमें नहीं एक्सपर्ट हो पाएंगे और ना ही अच्छे से आप समझ पाएंगे उसे। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है। तो क्या अर्थ है भाषा का? प्रभावी प्रयोग। तो भाषा का सीखने सिखाने का मतलब यही है कि भाषा का प्रभावी प्रयोग बच्चा समझ पाए। तो साहित्य की रचना कर पाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, साहित्य की रचना इतनी ज़रूरी नहीं है, वो तो अपना अपना इंटरेस्ट होता है। अलंकारिक भाषा का प्रयोग भी इतना ज़रूरी नहीं होता, ये भी नहीं होता। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? भाषा का प्रभावी प्रयोग। तो सबसे मतलब इसका अर्थ होगा भाषा का प्रभावी प्रयोग। बच्चे सामाजिक अंत्यक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है? तो ऑब्वियसली ये होगा आपका वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की ने ही कहा था जो समाज होता है वो भाषा सीखने में बच्चे की मदद करता है, क्योंकि सामाजिक इंटरेक्शन जो होता है बच्चे का एक दूसरे से जो होता है, बाकी बच्चों से होता है, बाकी लोगों से होता है, तो उसी से बच्चे भाषा सीखते हैं। तो ये वाइगोत्स्की ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? क्योंकि प्राथमिक स्तर का पूछा है तो हम बताएंगे बाल साहित्य, क्योंकि जो प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं वो छोटे होते हैं, उनको ना तो समाचार पत्रों की भाषा समझ आती है, ना पत्रिकाओं की, और ना ही पाठ्य पुस्तिका की, क्योंकि वो उनकी लैंग्वेज एक टिपिकल लैंग्वेज होती है, टफ होती है। और बाल साहित्य में क्या होता है, उनकी भाषा के अकॉर्डिंग दिया होता है और उनकी आयु से संबंधित, इसमें आयु अनुरूप साहित्य भी हम कह सकते हैं, क्योंकि बाल साहित्य का मतलब वही है, तो बच्चों के लिए ही बनाए जाते हैं, तो वो उसे इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं, तो उससे जल्दी भाषा सीखते हैं बच्चे। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार है। तो इसमें आधार क्या है? भाषा परिवेश होगा। भाषा परिवेश क्यों होगा? भाषा सीखने का मतलब होता है जो हम बाद में सीखते हैं, भाषा बाद में कोई भी लैंग्वेज सीखना। भाषा अर्जित करने का मतलब क्या है? अर्जित होता है जो बच्चा जन्म से ही अर्जित करता है, जो भी उसकी मदर टंग होती है। तो इसमें सब इन दोनों में ही क्या अंतर है? भाषा परिवेश का। तो अर्जित जो करेगा बच्चा, वो जहाँ भी जिस भी एनवायरनमेंट में रहेगा उसी एनवायरनमेंट की लैंग्वेज को वो अर्जित कर लेगा बचपन से ही। जैसे हम लोगों का क्या है, मदर टंग हिंदी, तो हमने ये अर्जित की है, हमने बचपन से ही यही बोलनी सीखी है, तो ये हमने अर्जित की है। लेकिन अगर हम इंग्लिश सीखें तो ये होगा भाषा सीखना, ये सीखना होगा, ये अर्जित करना नहीं होगा, क्योंकि इसे हम खुद से सीखेंगे। और ये अर्जन क्या होता है, अर्जित करना भाषा, ये हम जन्म से ही, हमें जन्म के कुछ वक्त बाद से ही हम अर्जित करते हैं अपनी मदर टंग को। तो इसमें परिवेश का ही अंतर होगा। तो ये हो गए आपके क्वेश्चंस हिंदी पेडागोजी के, और बाकी 30 क्वेश्चन हो गए हैं ये टोटल। तो ये रहा आज का वीडियो, और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में
दूसरे क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।